नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। कैसा चल रहा है भाई आप लोगों का तैयारी? उम्मीद करता हूँ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मुझे आप लोगों को आउटपुट चाहिए। इनपुट तो मैं दे रहा हूँ, आउटपुट आपका चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब मैं इनपुट दूंगा और आप इनपुट देंगे तो बनेगा क्या? आउटपुट बनेगा, ठीक है? इसलिए जो पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी से करें, अच्छे से करें, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, रिवीजन करो जितना हो सके। रिवीजन करो, बिना रिवीजन के एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, कंफ्यूजन लगेगा। बार बार रिवीजन करो, बार बार 40 बार 50 बार। मैंने जितने भी एग्ज़ाम निकाले, जितने प्री निकाले, जितने मेंस दिए, सब रिवीजन का खेल है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट काम करते हैं। देखिए, मैं राष्ट्रपति ही डील करा रहा हूँ अभी आज राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा, आज उपराष्ट्रपति भी चालू होगा। लेकिन इतना डिटेल में कराने का फ़ायदा ये है कि चीज़ें आए तो छूटे मत, ठीक है? तो आज मैं आपको राष्ट्रपति की जो आपातकालीन जो शक्तियां हैं उसके बारे में बेसिक चीज़ बताऊंगा। आपातकाल को अलग से डील करेंगे, ठीक है? अभी अपन राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, आपातकाल की बात नहीं कर रहे हैं। आपातकाल जो प्रोविजन है अलग चीज़ है। तो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, राष्ट्रपति की मैटर में बात करेंगे कि उनको क्या क्या शक्ति प्राप्त है। जैसे देखिए, आपातकालीन शक्तियों में आपातकाल के संबंध में भाग 18 में चर्चा है। किसमें? भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में राष्ट्रपति की जो आपातकाल के दौरान प्राप्त की हुई जो उनकी शक्ति है, जो संसद ने संविधान में संशोधन करके संवैधानिक प्रावधान के द्वारा जो इनको दिया, भाग 18 में 352 से 360 अपन उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए, मंत्रिपरिषद के सलाह पर 3 प्रकार के आपातकाल लागू करने का इनको अधिकार है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द जोड़ा हूँ, क्या? तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर अपने मर्जी का राष्ट्रपति कोई काम नहीं कर पाता। राष्ट्रपति का जो पद होता है, भले ही भारत का प्रथम नागरिक है, भले ही संवैधानिक प्रमुख है, परंतु फिर भी वो किसके सलाह पर निर्भर है? तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर निर्भर है, ठीक है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का उनको क्या है, लागू करने की शक्ति प्राप्त है। पहला देखते हैं कौन सा? युद्ध या बाह्य आक्रमण जब होगा या युद्ध हो जाएगा, है ना, ठीक है? या सशस्त्र युद्ध, आम जो युद्ध होता है, आम जो वार होता है सशस्त्र शस्त्रों के माध्यम से द्वारा, तो इस सभी युद्धों के कारण, युद्ध हो चाहे बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र युद्ध हो, उसके कारण जो है अनुच्छेद 352 के शक्ति का प्रयोग करके वो क्या करेगा, आपातकाल घोषित कर देगा, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देगा, ठीक है? तो कौन कौन सा आधार है? एक युद्ध है, एक बाह्य, या तो बाह्य आक्रमण है या सशस्त्र युद्ध है। अच्छा, तीसरा, राज्यों में संवैधानिक जो तंत्र है ना, जो संवैधानिक जो तंत्र समझ लो, जैसे शासन व्यवस्था चलता है राज्य का, अगर वो विफल हो गया, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, तो 356 के अनुच्छेद का प्रयोग करेगा। इसे संवैधानिक तंत्र के विफल का अनुच्छेद भी कहते हैं, इसे राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद भी कहते हैं। तो राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र जो है अगर विफल हो गया या संवैधानिक तंत्र काम करने के एवज में नहीं है, संवैधानिक तंत्र पंगु हो गया, तो उस कंडीशन में 356 का या राष्ट्रपति शासन का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। अगला जो है आपातकाल में, इसे वित्तीय आपात कहते हैं या फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, जिसे अनुच्छेद 360 के शक्ति के प्रयोग करके भारत में लगाया जा सकता है और कम से कम इसे 2 माह के लिए लगाया जाएगा, न्यूनतम 2 माह के लिए इसे लगाया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि भारत में अभी तक इन 2 शक्ति के अलावा जो तीसरी शक्ति है, वित्तीय आपात का प्रयोग नहीं हुआ है। जब वित्तीय आपात का प्रयोग होगा, जब देश में आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी, जब हमको फील हो जाएगा कि देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है, जैसे श्रीलंका में हुआ और बहुत सारे कंट्री में हुआ, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में सरकार क्या है, संविधान में यह अधिकार दे के रखी है कि वो 360 के प्रयोग करके आपके खाते से दर 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 पैसा काटना चालू कर देगा। आपके जितने भी एनपीएस में पैसा है, न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए, या ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सब के पैसे को क्या करेगा, सीज कर देगा। धीरे धीरे टैक्सेशन प्रणाली जो है एकदम से बढ़ने लगेगी, आपके अकाउंट से पैसा माइनस होने लगेगा, कर आरोपण आपके ऊपर ज़्यादा होगा। तो ये सब क्या वित्तीय आपात के लक्षण हैं, जो अनुच्छेद 360 में इसका चर्चा है। न्यूनतम 2 माह हेतु इसको लगाया जाता है। देखिए,
अब बात क्या आ रहा है, ये तो मैंने आपको आपातकाल के बताया। अब मैं आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताऊंगा जिसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगेगा कि भैया देखो, अब यहाँ पे समझो, किसी ऐसे मैटर पे जो सार्वजनिक हित का महत्व हो, कोई ऐसा मैटर जो पब्लिक वेलफेयर का या सार्वजनिक या कहना चाहिए कि सोशल जो होता है ना, सोशल इश्यूज जो समाज से संबंधित हो, किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से क्या करेगा, परामर्श लेने का इसका शक्ति है। किससे परामर्श लेने का? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन तुम एक बात याद रखना, ये परामर्श लेने की शक्ति तो उसे मिली है, परंतु परामर्श ले रहा है, लेकिन वो राष्ट्रपति उसकी बात को माने या ना माने, ये राष्ट्रपति की मर्जी। अर्थात परामर्श लेने हेतु वो स्वतंत्र है, परंतु उसकी मर्जी, वो बाध्य है कि नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अर्थात बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, हालांकि राष्ट्रपति परामर्श मानने हेतु बाध्य नहीं है। तो उनको मैं संवैधानिक प्रावधान पढ़ चुका हूँ, इसलिए अनुच्छेद जानबूझ के यहाँ पे लिखा नहीं हूँ किस अनुच्छेद के तहत वो परामर्श लेगा। तुरंत मेरे को कमेंट करके मेरे इनबॉक्स में मेरे मोबाइल नंबर पर 9575204321 व्हाट्सएप करके कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रपति जो है किस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा, किस अनुच्छेद के तहत, भले ही परामर्श मान्य है तो वह बाध्य नहीं है। आगे देखिए, राष्ट्रपति को कुछ वीटो के संबंध में शक्ति दी है। आज मैं आपको क्या करूंगा, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में जो अगला सरकार आया उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि भैया ज्ञानी जैल सिंह के समय पे क्या हुआ था और वेंकट रमन के समय पे क्या हुआ था। आज मैं वीटो के मैटर में थोड़ा सा चर्चा दूंगा। वीटो एक अलग चीज़ है, अभी हम राष्ट्रपति की शक्ति बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के संबंध में वीटो का क्या प्रावधान है वो देखेंगे, फिर वीटो क्या चीज़ है आगे की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, वीटो बताऊंगा, आपातकाल बताऊंगा, ये सब पर्टिकुलर टॉपिक हैं, ये एक एक लेक्चर बनेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, कोई भी विधेयक पर, चाहे वो कोई भी विधेयक हो जिसको कानून बनाना है, विधेयक उसे कहेंगे जो विधि बनाने योग्य हो। क्या हो? विधि, सेटअप ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसे विधि बनाया जाता है, जिसे गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित करके कानून बना दिया जाता है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो विधेयक क्या बनता है, विधि सम्मत तरीके से विधेयक बनता है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति की वीटो के संबंध में क्या शक्ति है, किसी विधेयक पर अनुमति देने, कोई भी विधेयक हो, अनुमति देने, ठीक है, या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण, समझना बात को, कई बार ऐसा होता है कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और वो हड़बड़ी में गया है और संसद फोर्स मार रहा है, करो करो पास करो, सिग्नेचर करो करो, तो वैसे कंडीशन में किसी विधेयक पर अनुमति दे या ना दे उसके पास सोचने का समय नहीं रहता राष्ट्रपति के पास, और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो वैसे कंडीशन में वो क्या कर देता है, निर्णय लेने की सीमा का अभाव हो जाता है, कम टाइम रहता है। इस कारण से राष्ट्रपति क्या करता है, जेबी वीटो का प्रयोग करता है, जैसे पॉकेट वीटो कहते हैं, जेबी वीटो का प्रयोग कर लेता है, और प्रयोग करके फिर उसका क्या करता है, चुपचाप भैया बैठ जाता है। अब देखो एक बात आती है अनुच्छेद, एक नोट के रूप में इसको लिखना, अनुच्छेद 111, ध्यान से समझना, फिर जेबी वीटो में समझाऊंगा। ठीक है, अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता हो, मान लो कोई भी राष्ट्रपति हो वो विधेयक को लौटाना चाहता हो, तो विधेयक प्रस्तुत के जितनी जल्दी हो सके विधेयक को लौटा देगा। सिर्फ इतना ही बात करता है अनुच्छेद 111, किसकी, लौटाने की, लेकिन रोकने के बारे में बात नहीं कर रहा है। 111 क्या कह रहा है, 111 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति विधेयक अगर लौटाना चाहता हो, जो विधेयक उसको सिग्नेचर करने के लिए भेजा गया है, तो राष्ट्रपति को यथाशीघ्र उसको लौटा देना चाहिए। ये बात हमको पता चल गया अनुच्छेद 111 से। लेकिन भैया नहीं लौटाना चाहे तो, मान लो नहीं लौटाना चाहे तो कुछ तो प्रावधान होगा। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक केस आया था बेटा 1986 में, ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लिया। किस पे, भारतीय डाकघर के संशोधन विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लिया, और उसको क्या किया, जेबी वीटो के तहत उसको चुपचाप कहना चाहिए कि रख लिया। फिर उसके बाद 1986 के इसी केस को 3 साल के बाद में, कब,
1989 में वो अगले राष्ट्रपति जब बन के आए, दूसरे राष्ट्रपति आए, कौन? आर वेंकट रमन साहब जब बन के आए अगले राष्ट्रपति 1989 में, तो इन्होंने क्या किया, इसे राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास में, जब नई सरकार गठन होकर के आया तो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास में बोला कि भैया ये जो विधेयक है वो डाकघर संशोधन विधेयक, वो खाली पड़ा हुआ कितने दिन से, और उन्होंने कोई निर्णय तो लिया नहीं, जेबी वीटो का प्रयोग कर दिया। तो अपन उस स्थिति में क्या करें, वो पड़ा हुआ है, आप इसको आपके पास में भेज रहा हूँ, आप पुनर्विचार करो, अगर आप कहोगे तो मैं साइन कर दूंगा, आप कहोगे सहमति दोगे तो मैं साइन कर दूंगा। उन्होंने नहीं किया था, 86 में आया था और 87, 88, 89 3 साल तक वो पड़ा था। अब मैं आ गया हूँ, आप जैसा बोलो मैं करने को तैयार हूँ। आर वेंकट रमन साहब ने क्या किया, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास भेजा, जो कि नई सरकार गठन होकर आई थी, और उसके बाद कहा कि पुनर्विचार करके आप मेरे को बताओ, अगर आपको उचित लगता है तो अपन इसको क्या करेंगे, डन कर देंगे डाकघर संशोधन विधेयक को, ऐसा करके। लेकिन सरकार ने इसे क्या कर दिया, इसे खुद सरकार ने कहा कि इस विधेयक को रद्द कर दो। उस विधेयक को फिर 1989 में ही रद्द कर दिया। तो ये होता है जेबी वीटो, कि किसी स्थिति में अगर वो कहना चाहिए कि अनुमति देने या न देने के निर्णय की सीमा का अभाव है, मतलब उसके पास टाइम नहीं है कि वो अनुमति दे या ना दे या कुछ उसमें प्रतिवेदन लिखे, तो साइलेंटली चुपचाप जेबी वीटो को प्रयोग करके बैठ जाता है, जैसा यहाँ पे हुआ था 1986 में। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं। इसके पास में आपातकालीन शक्ति देख लिए, और वीटो के संबंध में शक्ति देख लिए। अब अपन देखेंगे कि प्रतिवेदन को संसद में रखने की शक्ति है। जो रिपोर्ट होता है, जो प्रोफार्मा होता है, उसको संसद में रखेगा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा जो अपना कहना चाहिए कि संसद है, सदन है, उसके अंतर्गत वो जानकारी देने के लिए रखेगा। किसको? तो रिपोर्ट को रखेगा। किस किस रिपोर्ट को रखेगा, एकदम ध्यान को खोल के सुनो, देखो समझो इस चीज को कि कैसे ये प्रतिवेदन को संसद में रखवाएगा। देखो किस किस चीज का रखता है मेनली, उसको समझो। मेन जो इंपॉर्टेंट होता है उसको देखो। केंद्र का जो वित्त आयोग होता है, संघ का जो वित्त आयोग होता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी सिफारिश पे जितने भी रिपोर्ट बने रहते हैं, साल भर के पूरे पूरे ट्रांजैक्शंस डिटेल्स रहते हैं, वित्त आयोग का जितनी भी नियुक्ति रहती है, उसके सदस्यों का मैटर रहता है, फाइनेंशियल चेंजेस रहता है, कर आरोपण प्रणाली की बातें होती, उस सारे चीज़ों को जो फाइनेंस से संबंधित जानकारी होती है, वो क्या करता है, वो जा करके संसद में रखता है। कौन रखता है? तो राष्ट्रपति को ये चीज को रखने का अधिकार है, पहला बात। दूसरा, कैग का रिपोर्ट होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको आगे बताऊंगा कि कैग कौन होते हैं, क्या बात होती है कैग में, सब आगे बताऊंगा। ये राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ रहे हैं। तो कैग क्या करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के तहत ये जितनी भी ऑडिटिंग वगैरह का काम होता है पूरे इंडिया पे, जितने भी लेखा महानियंत्रक का काम होता है, वो सारे काम की जानकारी इनके पास आती है। किसके द्वारा? कैग की कमेटी उसको क्या करती है, भेजती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति फिर उसी चीज़ का स्टडी करके उसको जानकारी देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति उसको क्या करता है, संसद में रखता है। क्योंकि तुमको पहले ही बताया हूँ, संसद का निर्माण जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंगों से मिलकर संसद बना। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों जब तक नहीं मिलते तब तक संसद का गठन नहीं होता। ठीक है, तो एक कैग के रिपोर्ट को भी रखता है। तीसरी बात, एससी आयोग और एसटी आयोग के जितने भी आए रहते हैं, क्या उनके रिपोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी सिफारिशें आया रहता है, चाहे वो एससी कमीशन हो या एसटी कमीशन हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो आयोग है उसकी सिफारिश को भी ये क्या करता है, संसद में रखवाता है, अर्थात उनके मूल बातों को पेश करता है। जैसे पेशा, उदाहरण के लिए पंचायत में कुछ ऐसे जगह है पे जहाँ पे एससी एसटी के लिए अलग से पंचायत की व्यवस्था की गई है, तो उस सब मैटर को क्या करेगा, रखवाएगा। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे राज्य हैं, है ना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इस टाइप का जो एरिया है ना, AMMT, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ की जनजातीय प्रशासन क्षेत्र की जितनी भी कहना चाहिए कमेटी ने इन्फॉर्मेशन दी है, उस इन्फॉर्मेशन को, उस प्रतिवेदन को क्या करेगा, कलेक्ट करवाएगा। साल भर के पूरे डेटा को कलेक्ट करेगा और किसके बीच में रखेगा, तो संसद के बीच में रखेगा, क्योंकि ये मूल बातें आई हैं, ऐसी ऐसी बातें आई हैं, तुम इस पर सरकार बनाओ, तुम इस पर क्या करो, नियम बनाओ, कायदे बनाओ और उस पर्टिकुलर SC ST आयोग की सिफारिश को इम्प्लीमेंट करो। तो ये क्या करेगा, लोगों के ध्यान को लाने के लिए संसद में पेश करता है। पेश करने की शक्ति
शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, ये तो मैंने मेन चीज़ों को बता दिया। राष्ट्रपति की शक्ति में आपातकाल की शक्ति, वीटो के संबंध में शक्ति, है ना, और उसके बाद में संसद में प्रतिवेदन को पेश करने की शक्ति, और इसके पहले की क्लासेस में पूरा बता दिया हूँ, मतलब पूरा 7 पॉइंट और बताया हूँ, 8 9 10 पॉइंट ये हो गया। तो अब यहाँ पे ना कुछ मैं आपको नोट बताना चाहता हूँ। क्या नोट? कुछ फैक्ट जो व्यापम पीएससी में पूछे गए हैं और जो आते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ नहीं जाने तो फिर ये चीज़ अधूरा है। हाँ, अब देखिए, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? आप लोग जानते हो, इसमें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, सभी जानते हो, है ना। राष्ट्रपति के बारे में कौन ऐसा है जो इसके बारे में नहीं जानता? राष्ट्रपति के बारे में सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति थे, सब आप लोग जान रहे हो, और 50 से 62 इनका कार्यकाल रहा है, ये भी आपको याद है क्योंकि इसके बारे में क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये बैठे थे और सब आपको पता है। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये थे। इनका कार्यकाल था 1950 से 62, 26 जनवरी 1950 से 1962 इनका कार्यकाल था, लंबा कार्यकाल था। ठीक है, समझिए। ये लगातार कितने बार राष्ट्रपति बने? तो वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने, याद रखिएगा। कितने बार? तो 2 बार। ठीक, अब ये तो हमने जान गया कि वो प्रथम राष्ट्रपति भी थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने, 1950 से लेकर 62 तक कार्यकाल था। अब हम देखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में। एक फैक्ट पूछा जाता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है लगातार 2 बार क्या बने? तो उपराष्ट्रपति बने। जैसे लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाला कौन? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने वाले कौन? तो सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन साहब हैं वो लगातार 2 बार क्या बने? उपराष्ट्रपति बने, और 1 बार राष्ट्रपति भी बने। क्या बने? 1 बार राष्ट्रपति बने, 2 बार उपराष्ट्रपति बने। अच्छा, ये बात हो गया। अब देखिए, किस राष्ट्रपति के समय पे, ठीक है, जब उनका निर्वाचन की बात आ रही थी तो उसमें दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था। ठीक है, कि भैया इसमें हमको भरोसा नहीं है, फिर से मतों का गणना किया जाए। तो वी गिरी के समय पे, इन्हीं के चुनाव के समय पे बोला गया कि भैया दूसरे चक्र की क्या करो? मतगणना करो, ये विजय हुआ है, फिर से एक बार मतगणना करके चेक करो। तो दूसरे चक्र की मतगणना का बात किसके में आता है? तो राष्ट्रपति वी गिरी साहब के में आता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको रेलवे बहुत ज़्यादा पूछता है, व्यापम पूछता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो पहली बार चुनाव को तो हारा, चुनाव जब हुआ तो पहली बार में हार गया, लेकिन बाद में जब फिर से चुनाव लड़ा तो वो निर्विरोध चुनाव को जीते थे। तो निर्विरोध चुनाव जीतने वाले थे नीलम संजीव रेड्डी जी। तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये पहले चुनाव को हार गए थे, जबकि फिर से चुनाव हुआ, री इलेक्शन में ये चुनाव को क्या किए? जीत गए। अब हमने पूरा राष्ट्रपति को खत्म कर दिया। समझ आया रे बच्चों? होशियार हो, करो मत रिवीजन तुम लोग हैं। लेता हूँ ना टेस्ट, बताता हूँ तुम लोगों को। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? चलो उपराष्ट्रपति चालू करता हूँ अब। ठीक है, आज से तुम्हारा उपराष्ट्रपति चालू। देखिए, उपराष्ट्रपति क्यों होता है, समझो उस चीज को। जब किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में असक्षम होगा, जब नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? उसी के स्थान पे उन्हीं के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 63 में है। ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? पेपर पूछा है व्यापम ने कि उपराष्ट्रपति जो पद है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो याद रखना, उसका पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, तो वहाँ से लिया गया है। ये व्यवस्था उस समय के समय पे हमने लिया था। ठीक है, हम अमेरिका से प्रभावित हैं और हमने उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान के लिए जितने भी नियम कानून हैं हमने वो अमेरिका से धारण कर लिया। ठीक, अब देखिए कौन होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो होता है ना, हमेशा पूछता है, कम से कम 8 बार 10 बार इस क्वेश्चन को देखा हूं मैं। तो ये कौन होता है? तो ये राज्यसभा का, जो राज्यसभा है, जैसे लोकसभा के ऊपर में राज्यसभा है, समझ लो, स्थायी सदन। तो ये राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ठीक है, पदेन सभापति मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना ना, ऑटोमेटिकली वो सभापति बन जाएगा उस जगह का। समझ रहे हो मेरी बात को?
मान लीजिए, उदाहरण देता हूं मैं, कि किसी को सरपंच बनना है, सरपंच बनना है, तो उसके लिए सबसे पहली योग्यता है कि वो ग्राम सभा का सदस्य होना चाहिए, निर्वाचन पत्र में उसका नाम होना चाहिए, होता है ना। उसी टाइप का ये समझ लो कि तुमको अगर सभापति बनना है तो उसके पहले तुमको उपराष्ट्रपति बनना पड़ेगा। अगर सभापति, इफ यू वांट टू बिकम उपसभापति, देन फर्स्ट यू हैव टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात आपको याद रखना। मतलब ये राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है, और इसकी चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 64 में है। याद रखना, दो बातें बताऊंगा, दो अनुच्छेद बताऊंगा, और दोनों अनुच्छेद में इसका चर्चा है, लेकिन इसके कंडीशन को समझो। ये राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 कहता है। अनुच्छेद 64 किसकी बात करता है, तो अनुच्छेद 64 जो है उपराष्ट्रपति के कहना चाहिए कि राज्यसभा के पदेन सभापति की बात करता है। 64 किसकी बात करता है, तो पदेन सभापति की बात करता है कि राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। जैसे ही उपराष्ट्रपति बना वैसे ही ये ऑटोमेटिकली पदेन सभापति बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए वो डिजर्विंग है। तो ये 64 कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लेकिन एक अनुच्छेद और है जिसे अनुच्छेद 89 कहते हैं। वो 89 क्या कहता है कि ये दो पदों के बारे में चर्चा करता है। एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति। अर्थात जब बात सभापति और उपसभापति की आती है तो उसका चर्चा है 89 में, जिसमें सभापति और उपसभापति दोनों का चर्चा है, अनुच्छेद 89 89 में। और केवल राज्यसभा का पदेन सभापति बोले, केवल पदेन सभापति, तो अनुच्छेद 64 है। क्लियर है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग यू, समझ रहे हो ना। तो सभापति जब बात आता है, राज्यसभा का पदेन सभापति शब्द 64 में, तथा सभापति व उपसभापति दोनों टर्म का चर्चा है अनुच्छेद 89 में, 89 में। तो ये दोनों अनुच्छेद में कंफ्यूज मत होना। 64 कहता है पदेन सभापति, जबकि 89 कहता है सभापति और उपसभापति। ऐसा करके डिफाइन कर रहा है बाकायदा। अब देखिए, यहां पे स्विच करो। ये राज्यसभा का क्या होता है, सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, याद रखना। लेकिन एक क्वेश्चन में आता है तो लोग गलती कर देते हैं, होशियार लोग तुम लोग। अब देखो, इसलिए तो दीपक सर के पास आए हो ना। अब देखो, अब पूछेगा पीएससी, क्या ये राज्यसभा का सदस्य है? नहीं है। ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है भैया, वो उपसभा मतलब सभापति बन के बैठा है, राज्यसभा का मेंबर नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है। लेकिन अब सभापति नहीं है, इसीलिए इसे मतदान का अधिकार नहीं होता। क्या उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार होता है वहां पे राज्यसभा में? तो उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक, आगे देखो। लेकिन सभापति के रूप में, क्योंकि हमने उसे उपराष्ट्रपति बनने के बाद जब वो चुनाव जीता वैसे ही वो पदेन सभापति बन गया, तो वो भले ही सदस्य नहीं है राज्यसभा का, वो सदस्य नहीं है, मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी सभापति के रूप में वो क्या कर सकता है, निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। मान लीजिए किसी विषय पर, कोई भी मुद्दे पर पूरे राज्यसभा सदस्य क्या किया, दो गुटों में बैठ गया और दोनों इक्वल हो गया, और उस स्थिति में वहाँ पे आ गया भ्रम कि किसके डिसीजन को सही लें, किसके मत को, किसके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें, किस पे कानून बनाएं। तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, सभापति भी नहीं है, और सभापति नहीं है तो चुनाव में वो भाग भी नहीं ले सकता किसी चीज़ में। लेकिन वो क्या कर सकता है, ऐसे विवाद जब फंस जाए, दोनों 50-50% में बट जाए, तो वो क्या करेगा, निर्णायक मतों का प्रयोग करेगा। समझ रहे हो, डिसीजन लेने में अपने वोट का प्रयोग करेगा, बाकी ऐसे चुनने में वो नहीं करेगा। समझ रहे हो, तो ये बात याद रखना। ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है, अतः मतदान का वहाँ पे अधिकार नहीं है, लेकिन सभापति का इज्जत के रूप में, उस सम्मान के दृष्टिकोण से उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। ठीक है, होशियार हो, करो मत रिवीजन, बता रहा हूँ तुम लोगों को इस बार, तब मेहनत कर रहा हूँ ना, पीडीएफ से पढ़ा खत्म कर दूंगा नहीं तो तुम लोगों को, समझ है ना। याद रखना, अच्छे से मेहनत करो। देखो
मैं चाहूँगा बेटा तो 15 दिन में संविधान खत्म, 15 दिन में इतिहास खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, फुल लेंथ क्लास दे रहा हूँ और तुम मेहनत नहीं करोगे ना तो मेरे को दुख लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पब्लिक को बताओ यार माधव पहल एकेडमी के बारे में, थोड़ा सा आपके थ्रू भी हमको रेफरेंस मिले। आप बताओ कि हम इतने कम फी में इतना अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, आप तो हमसे पढ़ ही रहे हो, आप तो जान ही रहे हो। लोगों को जानकारी दो ताकि बच्चों बाहर मार्केट में उधर उधर उनके साथ गलत ना हो, ज़्यादा लुटाए मत। देखो इसको, है ना, योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति का? तो योग्यता सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, सबसे पहला बात क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा क्या है, उन्हें 35 वर्ष की आयु भैया पूरी कर लिया हो, कम से कम 35 की आयु उसको पूरी कर लो। तीसरा, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, जो जो कैटेगरीज के इसके लिए डिसाइड किया गया है कि राज्यसभा सदस्य के लिए जितनी भी बातें बोली गई है वो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हो सके। चौथा, लाभ के पद पर ना हो, पहली बात याद रखना, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा पद लाभ के पद में नहीं आता, अभी दूसरी 2 क्लास पहले बता चुका हूँ। ठीक है, रिवीजन करो। अब वह संसद के किसी सदन में या राज्य के किसी विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, जो सदन का सदस्य हो या विधानमंडल का सदस्य हो, तो वैसे स्थिति में जैसे ही वो उपराष्ट्रपति का पद धारण करता है, उसके पुराने पद को छोड़ दिया गया है ऐसा माना जाता है, और वो अपना पद ग्रहण जो है जिस दिन से उस पद को ग्रहण करेगा उसी दिन से ही हम यह जान जाएंगे कि वो भैया वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और राज्य के विधानमंडल का आप सदस्य नहीं रहा। क्लियर हो गया? पांचवा बिंदु क्या बोल रहा हूँ, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो तो उसे अपने पद से क्या करना पड़ेगा, रिक्त समझा जाएगा। जिस तिथि से वो अपने उपराष्ट्रपति के पद को धारण करेगा ना, उसी तिथि से वो विधानमंडल के या संसद के जो सदन के अन्य जो मेंबरशिप है उसको छोड़ देगा। ठीक है, इतना याद रखना, यही माना जाएगा, संविधान में ऐसा प्रावधान, ऐसा प्रोविजन है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए भी भाई, उसके लिए भी तो एक निर्वाचक मंडल चाहिए। जैसे हमने उसके लिए देखा था राष्ट्रपति के लिए, वैसे उपराष्ट्रपति के लिए भी चाहिए निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल की जानकारी किसमें है? अनुच्छेद 66 में है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए अब यहाँ पे चीज़ों को समझना, कितना प्यार से समझ आएगा देखना। जिसको समझने में मेरे को काफ़ी दिन लगा था वो तुमको एक ही क्लास में समझ आ जाएगा। देखो कैसे मज़ा आएगा देखना इसका। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जब भी होता है तो संसद के दोनों सदस्यों, दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदस्य बोले मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की, उसके सदस्यों के मेंबर की बात हो रही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों जो सदन हैं, दोनों सदनों के सदस्यों से, जितने भी हमारे सदन हैं लोकसभा राज्यसभा, उसके पूरे सदस्यों से मिलकर बनने वाले, उसके पूरे सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा इसका कहना चाहिए कि निर्वाचन होता है। कैसे? तो गुप्त मतदान प्रक्रिया के द्वारा। और वो गुप्त मतदान शांति से छुप के जो मतदान होता है गुप्त वाला, वो वही पद्धति है जो राष्ट्रपति के लिए था। कैसा? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। क्लियर? देखो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, दोनों लोकसभा राज्यसभा के सदनों के सदस्यों से मिलकर जो बनेगा निर्वाचक मंडल, तो दोनों सदस्यों से निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। उसी के सदस्यों के द्वारा क्या होगा? गुप्त मतदान होगा, जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति कहा जाता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से, किस मत से? एकल संक्रमणीय मत से क्या होगा? दोनों सदनों में बनने वाले निर्वाचक गण के द्वारा, जिसमें कौन कौन सदस्य होंगे दोनों सदन के? तो निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी होंगे।
उपराष्ट्रपति के में निर्वाचित सदस्य भी होंगे और जो 12 मनोनीत सदस्य जो शामिल करते हैं उन मनोनीत सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जबकि राष्ट्रपति के में आपको याद होगा मनोनीत था या नहीं था, मुझे कमेंट करो, ठीक। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद में क्या बोल रहा है कि दोनों सदनों के सदस्यों को मिला करके जो निर्वाचक मंडल बनेगा उस निर्वाचक मंडल में क्या होगा, आपके निर्वाचित सदस्य जो चुनाव से जीत के आए हैं वो भी रहेंगे और मनोनीत सदस्य जो नॉमिनेट किए गए हैं वो भी रहेंगे। इन दोनों से मिलने के बाद जो भी निर्वाचक मंडल बनेगी उसके द्वारा ही, उसी निर्वाचक मंडल के द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। क्लियर आया ना? तो पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, ठीक है। अब आगे चलो, देखो ये तो हमको अनुच्छेद 66 में पता चल गया। अब क्या होगा, अनुच्छेद आएगा 67 की बात। कैसे? चलो होशियार हो, थको मत, बोलते हो इनबॉक्स करके सर वीडियो छोटा बनाओ, इतना सारा पढ़ना है तो कहाँ ले बनी रहे लइका हो, इतना वीडियो छोटा, होशियार कहीं के, वीडियो छोटा नहीं बनेगा, वीडियो लंबा बनेगा, मेहनत करो ना रे। अब देखो समझो इस चीज़ को है। इसकी पदावधि क्या होती है, उपराष्ट्रपति की पदावधि को अपन देखते हैं थोड़ा सा, फिर उसका धीरे से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। इसकी पदावधि का चर्चा है 67वें अनुच्छेद में, अनुच्छेद 67 में इसकी पदावधि है। कैसे? तो जिस दिन पद को ग्रहण किया तो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, ठीक। ये बात आपको याद रखना है। आगे थोड़ा और जब घुसे त्याग पत्र में तो कैसी बात आएगी, देखो पहला बिंदु अपन कुछ इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक। उपराष्ट्रपति के कुछ पॉइंट्स है ना। उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति साहब को क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा, ठीक है, उसी को संबोधित करेगा और उसमें अपना हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर करने के बाद में वो क्या करेगा, बोलेगा कि भैया मैं अपना पद को त्याग करना चाहता हूँ। तो एक प्रश्न कैसा बनेगा, उपराष्ट्रपति किसे अपने पद को संबोधित करके अपने लेख के द्वारा हस्ताक्षर युक्त लेटर में अपने पद को त्याग करता है। तो उपराष्ट्रपति क्या करते, अपने सीनियर को क्या करता है, उसके सीनियर राष्ट्रपति को एक लेटर लिखता है और राष्ट्रपति को लेटर लिखने के बाद हस्ताक्षर करके लेख भेजता है और 67 का अनुच्छेद के तहत अपने पद को त्याग देता है। तो किसको त्यागा, उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को लेटर लिख के त्यागा। अगला देखो, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा, किसके द्वारा, राज्यसभा के, क्योंकि वो राज्यसभा का क्या है, पदेन सभापति होता है, इसीलिए वो राज्यसभा से हटाया जाएगा। देखो कैसे, हालांकि लोकसभा की भूमिका होती है, अभी समझा रहा हूँ। तो देखो कैसे हटाएंगे, देखो समझो इस चीज़ को। एक तो उन्होंने अपने सीनियर राष्ट्रपति को दे दिया पद, बोला भैया मैं नहीं रहूँगा पद में, हटा दो मुझे। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन, मतलब उस समय करेंट टाइम पे, और समस्त जो सदस्य हैं, जो दूसरे जो वहाँ पे आल मेंबर है वहाँ पे, जिसमें आल समस्त सदस्य आ जा रहा है, ठीक है, समस्त सदस्य है ना, टोटल मेंबर के बहुमत से जो पारित होगा, ठीक है, उसी के द्वारा ही हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, जिसमें तत्कालीन, मतलब उस करेंट टाइम पे समस्त सदस्य जितने भी मेंबर है राज्यसभा के, ठीक है, उसके बहुमत में, मतलब जिसमें मेजॉरिटी दिखे, ठीक है, टोटल सदस्यों में मेजॉरिटी होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। तो बहुमत से पारित किया के उस संकल्प को क्या किएगा, पास कर देगा राज्यसभा। और संकल्प को पास करने के बाद में वो क्या करेगा, लोकसभा के पास में भेजेगा। लेकिन यहाँ पे लोकसभा की भूमिका, उसकी सहमति होनी चाहिए। जब लोकसभा सहमत हो तभी वो कहना चाहिए पद से हटाया जाएगा। अगर लोकसभा ही सहमत नहीं है उपराष्ट्रपति साहब को पद से हटाने का, तो वो पद से नहीं हटेगा। परंतु फिर भी यह बात मायने रखता है कि अगर उपराष्ट्रपति साहब को पद से हटाना है, इस संकल्प को पेश करना है, तो
कम से कम 14 दिन पहले उसको जानकारी देना पड़ता है। और इसकी जानकारी इतनी अनिवार्य है कि अनुच्छेद 67 ख में इसका चर्चा है। क्लियर हो गया ना? तो किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाए, परंतु 14 दिन पहले जानकारी देके? तो यह है कि इसमें 67 ख में यह चर्चा है, उसे पद से हटाया जाएगा, लेकिन लोकसभा का क्या होगा, उसमें सहमति होगा और 14 दिन पूर्व जानकारी दें। 67 का कौन सा बिंदु? तो 67 का ख ये कहता है। क्लियर हो गया? तो क अपन देख लिए, ख देख लिए। अब आगे देखते हैं हम। देखो, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद को धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी कहना चाहिए कि आ नहीं जाएगा पद को धारण करने के लिए। ये किस में कह रहा है? तो ये 67 ग में कह रहा है। उपराष्ट्रपति अपनी पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, मान लो 5 साल की इसकी अवधि है और 5 साल इसका खत्म हो गया, उसके बाद भी ये क्या करेगा, अपने पद को खत्म होने के बाद भी वो पद की अवधि के ऊपर वो क्या करेगा, पद को संभालेगा। ठीक है? जब तक हो उसका उत्तराधिकारी जो है पद को आके नहीं पकड़ लेता, उसी को ही उपराष्ट्रपति बन के काम करना पड़ेगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 67 का ग, क ख ग, 3 अपन डील कर लिए। आगे देखिए, मैं पहले ही बताया हूं कि मैंने राष्ट्रपति के रूप में निशा को, हिरेन को खड़ा कर दिया। उस दौरान डिस्प्यूट हो गया कुछ, तो उसका विवाद कौन करेगा, निपटारा उस विवादों का है? सुप्रीम कोर्ट। बस वही चीज देखिए यहाँ पे, उपराष्ट्रपति के भी निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद आएगा उसका निपटारा कौन करेगा, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का क्या करेगा, निपटारा करेगा। आगे देखिए, अगर निर्वाचन अवैध हो गया मान लो, तो उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। ये बात हमने राष्ट्रपति पे भी देखा और यही सेम बात हमने उपराष्ट्रपति पर भी देखा कि निर्वाचन अवैध हो गया तो भी उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। क्लियर? आगे देखिए, राष्ट्रपति का जो पद है खाली हो तो उपराष्ट्रपति, अब यहां पे समझना इस बात को, राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह उनके कार्यों को संचालित करेगा। ये किस में है? अनुच्छेद 65 में है। मान लीजिए किसी जगह पे राष्ट्रपति नहीं है, तो उसका पद अगर खाली हो गया किसी स्थिति में, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति की तरह ही काम करेगा और राष्ट्रपति के समस्त कामों का निपटारा, उनकी जिम्मेदारी को निर्वहन करेगा। लेकिन ऐसा काम उपराष्ट्रपति केवल और केवल अधिकतम 6 माह तक ही ये काम को कर सकता है। ऐसी स्थिति में हमको यह ध्यान देना पड़ेगा कि 6 माह से ज़्यादा हम उपराष्ट्रपति को प्रेशर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि ऐसे स्थिति में 6 महीने तक वो भले ही राष्ट्रपति बन के काम करेगा, परंतु हमको क्या करना पड़ेगा कि उस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा करके राष्ट्रपति को बैठाना पड़ेगा। इसीलिए अधिकतम आप उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करा सकते हैं, परंतु कितना महीना? तो 6 महीना, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, एक बात याद रखना, जब इस समय पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालेगा, उसके काम को निपटाएगा, विदेश की दौरे करेगा या दुनिया भर का विधेयक पे साइन करेगा, अमका करेगा, ढमका करेगा, पूरा काम को जब निपटाएगा, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, पद ग्रहण के दौरान जब इन सारे दायित्वों का निर्वहन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनकर के करेगा, तो जितनी सुविधाएं राष्ट्रपति साहब को मिलती है, जितने तनखे, वेतन इत्यादि
राष्ट्रपति साहब को मिलती है, जो पावर राष्ट्रपति साहब को मिलता है, उस टाइम पीरियड के लिए वो सारा पावर, वो सारा पैसा, वो सारा भत्ता, वेतन, सिस्टम, दुनिया भर की स्पेशल इनकी डिग्निटी, ये सब जो है राष्ट्रपति को जैसा मिलता है वैसे उपराष्ट्रपति को भी मिलेगा। तो याद रखना, उस कार्य के दौरान उस समय पे सभी सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा कौन? उपराष्ट्रपति। मैं तो कहता हूँ भैया, मैंने जितना मेहनत किया है इतने अच्छे से समझाया है, अगर आप रिवीजन करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा, है ना। कि ताके जुगपद कमल मनाऊं, कि हे प्रभु ताके जुगपद कमल मनाऊं और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ठीक है, अरे हम तो बैठे हैं यार, है ना, तो कोशिश तो करो, निर्मल मति तो ऊपर देगा। कि ताके जुग, के हे ईश्वर तेरे इस युग में पद कमल मनाऊं, तेरे चरणों में मैं अपने मस्तिष्क को अर्पित करके कहता हूँ कि ताके जुग पद कमल मनाऊं, और हे प्रभु तेरी अगर कृपा रहा तो मैं एक निर्मल मति पाऊँ, है ना, मतलब एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचारधारा का सृजन करूँ। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे बड़ा इस दुनिया में कौन होता है? इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा गुरु का होता है। गुरु जो सिखा रहा है, जो समझा रहा है, जो चीज़ों को बता रहा है, गाइड कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, मैं मानता हूँ उस चीज़ का जो वर्चस्व है उसकी तुलना कर पाना मुश्किल है। संसार में हमारे सर्वप्रथम गुरु माता पिता होते हैं, खास करके हमारी माता होती है, उसे माँ के साथ साथ में गुरु का भी दर्जा दिया गया है। उसी तरीके से इस दुनिया में अगर केवल हम गुरु के ऊपर इंडिविजुअलिटी लेकर के बात करें, एक सिंगल व्यक्ति को या पर्सन को लेकर बात करें, तो गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। अगर सही मार्गदर्शक, सही गुरु अगर आपके लाइफ में मिलता है, जो आपको डेमो भी दिखाता है खुद, और जो जिसके डेमो को देख करके आप इम्प्रेस होते हैं और क्लास को ज्वाइन करते हैं, पता चलता है लेटरल क्लास कोई और ले रहा है, तो वैसे गुरु नहीं, जो खुद डेमो दिखाता है और वो मेहनत भी करता है, क्योंकि आपने क्लास उस गुरु को देख के ज्वाइन किया, तो आप लेटरल क्लास क्यों पढ़ोगे? सारी जीएस दूसरे गुरु क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है, कहने का मतलब है आप उनसे पढ़ो जिससे आप प्रभावित हुए हो, है ना। तो इस चीज़ का वेरीफाई करो, जान लो, पहचान लो, फिर उसके बाद उससे क्लास लो, उससे प्रभावित हो रहे हो तो लो। ठीक है, तो माधव पहल एकेडमी की स्पेशल क्लासेस चल रही है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स की, सीजी व्यापम फुल लेंथ की, कॉम्बो क्लासेस चल रही है, असिस्टेंट टीचर की वर्ग 2 की, वर्ग 3 की। अगर आपको माधव पहल एकेडमी का क्लासेस अच्छा लग रहा है तो मैं आप सभी स्टूडेंट से कहता हूँ आप अपने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दें। ठीक है, अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस पे, मेरे नॉलेज पे, मेरे एफर्ट्स पे, मेरे टीचिंग स्किल पे अगर आपको भरोसा होता है, अगर आपको लगता है कि दीपक सर वाकई में डेडिकेट होकर क्लास लेते हैं, अगर आपको लगता है कि इस हाई रेंज में पढ़ाते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को बताइए। मैं मानता हूँ लोगों को ऑनलाइन क्लास उतने पसंद नहीं आते जितने ऑफलाइन आते हैं, बट उनके लिए दिक्कत है कि ऑफलाइन आके उतनी मोटी फीस वो नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, हर किसी के लिए ये चीज़ कठिन हो जाएगा कि उनको मैं रायपुर बुलाऊँ। राज्य के हर अलग अलग कोने से बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे तो आउट ऑफ स्टेट से भी मेरे इंडिविजुअल कोर्स लिए हैं, संविधान का, इतिहास का, अर्थव्यवस्था का। लेकिन जो कंप्लीट पैकेज वाले बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों के कोर्स लिए हैं, छोटे छोटे गांव के, बस्तर के, सरगुजा के, जसपुर के, तो यहाँ तक अपनी रीचेबल वैल्यू कैसे पहुँचाता मैं, कैसे रीच करता हूँ उनको। तो ये ऑनलाइन ही एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं रीच कर रहा हूँ, और उसके माध्यम आप हो। ठीक है, आप ही के थ्रू उन लोग मेरे से जुड़ पाएँ। तो ये क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी दो। क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी एफर्ट्स चाहिए, वो जुड़े माधव पहल एकेडमी से। कैसे जुड़ेंगे? तो भैया गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद उनको बोलो MPA माधव पहल एकेडमी का, है ना, माधव पहल एकेडमी का क्या करेगा, वो टाइप करेगा फुल लेंथ माधव पहल एकेडमी, वो वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा और एज अ स्टूडेंट उसमें लॉगिन करेगा, नॉट एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट लॉगिन करेगा, और उसके बाद में वो वहाँ से अपने पसंद का कोर्स खरीदेगा। घर बैठे फुल लेंथ 12 महीने का कोर्स, CGPC प्लस CG व्यापम फुल लेंथ क्लासेस। ठीक है, 12 महीने का 7,499 रुपये में फुल लेंथ 12 महीने क्लासेस, इसी एनर्जी, इसी एफर्ट के साथ में। तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल अपने स्टेटस में डालो इन सभी बातों के कि आपको टीचिंग अच्छा लग रहा है, तब आप बिल्कुल इसके 4 लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाओ। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से जुड़ सकें, क्योंकि मैं हर विषय में ऐसी मेहनत करता हूँ।
हर विषय में डेटा कलेक्ट करता हूँ, पिछले 15 साल 20 साल की चीज़ों को स्टडी करता हूँ, देन आपके बीच रखता हूँ। मैंने भी अपने लाइफ में 6-6 मेंस लिखे हैं, 1 इंटरव्यू दिया है ना? 10 एग्ज़ाम 11 एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं। करंट में इंडियन रेलवे पे अच्छी जगह पे हूँ। साथ ही साथ में कंटिन्यू मैं एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, अभी टेट का मैंने दोनों लेवल निकाल लिया है ना? हालाँकि मेरे पास नहीं है वो क्या बोलते हैं डी.एड, बी.एड, लेकिन मैंने दोनों निकाल लिया, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, ये सब चीज़ें। तो ये सब आप भी कर सकते हैं। वो कहाँ से आएगा? ये सब रिविज़न से आएगा, अच्छे कंटेंट के रिविज़न से आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी है, आप उसको रिविज़न करें, ठीक है? तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू सिर्फ़ चलेगा, चलेगा, चलेगा और तू सिर्फ़ चलेगा। भरोसा रख अपने पे, ठीक है? जय हिंद। बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।